नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को विशेष रूप से अध्ययन करेंगे और इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद आप सभी के मन में जितने भी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं उन सभी सवालों का भी जवाब मैं इसको वीडियो के साथ साथ पढ़ते हुए देते भी जाऊंगा। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, नियमावली पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन अगर आपका समय की अभाव है तो आप इसे स्पीड जो है 1.5 करके देख सकते हैं, चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसके मुख्य बिंदु हैं उन सभी पर हम लोग विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सब सामान्य बातें हैं जिसे आप लोग पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं। नॉर्मल सभी नियमावली में लिखी जाती है ये सब बातें। ठीक है। जो मुख्य बिंदु है वो यही है, स्थानांतरण हेतु सामान्य सिद्धांत। ये स्थानांतरण का जो सिद्धांत है वो क्या है? तो सिद्धांत जो है वो छात्रों को केंद्रित करके बनाया गया है। छात्र हित सर्वोपरि। ठीक है। आपका जो भी ट्रांसफर होगा वो देखा जाएगा कि विद्यालय का मानक मंडल क्या है। ठीक है, वहां पे शिक्षकों की आवश्यकता है कि नहीं है। आपके विद्यालय से आपका ट्रांसफर कर देने के बाद आपके विद्यालय में पठन पाठन में समस्या होगी कि नहीं होगी, इन सभी चीजों को विचार करते हुए ही आपका ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ आप इस स्थानांतरण के लिए कोई अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये डिपेंड करता है विभाग के ऊपर। आप स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे, लेकिन ये आपका अधिकार नहीं है। विभाग को अगर आवश्यकता लगेगी तो आपका ट्रांसफर करेंगे, अगर आवश्यकता नहीं लगेगी तो आपका ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है। आवश्यकता कहने का मतलब वही कि अगर उस विद्यालय में, मतलब ये तो जनरल बात है कि अगर आप जहां पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं वहां पे रिक्ति है कि नहीं है, इन सब चीजों को भी तो देखना आवश्यक होगा। और आपके चले जाने से आपके विद्यालय में पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो रही है, इन सब चीजों को भी वहां पे देखना है। वैसे घबराने की बात नहीं है, वीडियो में हम आगे सभी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे कि मैंने वादा किया है, आप सभी के मन के जितने भी सवाल होंगे सारे सवालों का जवाब आसानी से आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है। मानक मंडल को लेकर के आप सभी के बीच में कुछ दिन पहले जो है वो लेटर जारी कर दिया गया था। 1 to 5 के लिए कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, 6 to 8 के लिए कितने, और बाकी सभी क्लासेस के लिए कितने आवश्यकता है, वो सभी आप लोग को पता होगा। जनरल की अगर हम लोग बात कर लें तो 1 to 5 में 60 बच्चों के लिए, न्यूनतम 60 बच्चों के लिए 2 शिक्षकों की आवश्यकता है। उसके बाद जिस प्रकार से 30-30 बच्चे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक एक शिक्षकों की वहां पर नियुक्ति करते ही चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो भी 6 to 12 के हैं तो वहां पे तो विषय आधारित शिक्षक होंगे, तो प्रत्येक विषय के लिए एक शिक्षक होना अनिवार्य रूप से है प्रत्येक विद्यालय में। ठीक है। और समस्या वहीं पे आ जाती है। चलिए, जहां किसी एक पद के लिए अब देख लेते हैं कि जहां पे भी आपने आवेदन किया है वहां पे एक पद खाली है और एक पद के लिए आपने अकेला आवेदन किया है, तो आपका आसानी से जो है वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपके ट्रांसफर करने से आपके विद्यालय में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी तो आपका ट्रांसफर वहां पे कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक ही विद्यालय में एक से अधिक, 2 या 3, 4, 5 जो भी शिक्षक अगर आवेदन कर देते हैं तो उस क्रम में, उस परिस्थिति में क्या होगा कि वरीयता को देखा जाएगा, प्राथमिकता को देखा जाएगा कि किन्हें प्राथमिकता दिया जाए और प्राथमिकता किनको मिलेगा। तो उसके लेकर के अनुलग्न 1 में सारी बातें बताई गई है। आपके स्थानांतरण अंक के आधार पर आपको वहां पे प्राथमिकता दिया जाएगा। अब ये स्थानांतरण अंक क्या है तो उसको हम लोग डिटेल में नीचे देखते हैं। तो अनुलग्नक 1 में जो है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे है स्थानांतरण अंक। स्थानांतरण अंक बराबर पदस्थापन स्थल का अंक। जो आपका पदस्थापन स्थल है उसका एक अंक होगा। आप जो सेवा दिए हैं उसके लिए आपका एक अंक होगा, आपका एक वरीयता अंक होगा। एक एक करके तीनों के बारे में देखते हैं। तो आप जिस स्थान पे पदस्थापित है, कहने का मतलब यह हो गया कि इसको 4 श्रेणी में बांटा गया है। अभी तत्काल के लिए जो जानकारी मेरे पास निकल करके आई है उसके अनुसार मैं आप सभी को बता दूं। श्रेणी 1 में आएगा जो भी आपका शहरी क्षेत्र है वहां पे, जैसे पटना जो जहाँ पे 20% मिलता है उन सब जगह पे आ जाएगा। ठीक है। श्रेणी 2 में आप सभी का आ जाएगा जहाँ पे 10% एचआरए मिलता है, और श्रेणी 3 में 7.5% एचआरए, और श्रेणी 4 में आपका ग्रामीण क्षेत्र आ जाता है जहाँ पे आपको 5% एचआरए मिलता है। तो अगर आप इन सब जगहों पे पदस्थापित है तो उसके लिए आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है अंक दिए जाएंगे। मान लिए कि आपका पदस्थापन अंक जो है वो आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में आप पोस्टेड है, किसी दियारा क्षेत्र में पोस्टेड है ना, या जाने आने में कठिनाई वाली क्षेत्र में पोस्टेड है, तो उस परिस्थिति में जो है आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ये हो गया। प्लस आपका सेवा का अंक। सेवा का अंक कहने का मतलब यह है कि आप उस विद्यालय में कितने समय से पोस्टेड है। ठीक है।
तो अगर आप प्रत्येक वर्ष के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप मान लेते हैं कि वहां पे आप पहले से 5 सालों से आप वहां पे पदस्थापित है, तो पदस्थापन स्थल का आपको अंक हो गया 5 और सेवा अंक हो गया आपका 5। अब आपको ये देखा जाएगा वरीयता अंक। वरीयता अंक देखने का मतलब ये हो गया कि आप अगर इन सभी कैटेगरी में से आते हैं तो, ठीक है। मान लेते हैं कि बीमारी है किसी भी प्रकार का, जैसे कैंसर पेशेंट को जो है 20 अंक दिए जाएंगे अगर वो स्वयं बीमार है तो, अगर उनकी पत्नी बीमार है तो उनको 10 अंक दिए जाएंगे, और अगर उनका कोई बच्चा बीमार है तो उसे 10 अंक दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि बच्चा बीमार है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि उसको 10 अंक, तो 5 पदस्थापन अंक का, सेवा अंक का 5 और वरीयता अंक का फिर 10, तो इस हिसाब से उनका हो जाएगा 20। अब इसी जगह पे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो श्रेणी 1 के विद्यालय में पदस्थापित है, तो उनको 1 अंक मिला यहाँ पे, ठीक है। और सेवा अंक जो है वो पिछले 10 सालों से यहाँ पोस्टेड है, तो उनको जो है 10 अंक मिला, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कितना हो गया, 11 अंक हो गया, है ना। और वरीयता अंक में जो है वो सामान्य शिक्षक है, उनको कोई इस परिस्थिति में नहीं आते हैं, तो उनको कितना हो जाएगा, मात्र 11 अंक। तो उस परिस्थिति में जो पहले वाले शिक्षक थे उन्हें जो है 20 अंक जिनको आ रहा था, उनको प्राथमिकता के अनुसार जो है वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका वरीयता अंक को लेकर के, जो स्थानांतरण अंक जिसको हम लोग कहते हैं, उसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जो बातें हैं आपके स्थानांतरण करने में, ठीक है। एक बात को हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि आपके जाने से आपके विद्यालय में पठन पाठन में किसी प्रकार का अभाव उत्पन्न न हो, शिक्षकों का अभाव उत्पन्न न हो, इसको ध्यान में रख करके ही आपका ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसमें जो एकल शिक्षक वाले जो विद्यालय हैं वहां पर भी जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि वहां पे अगर अकेला शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें ट्रांसफर करते वक्त इन सब बातों को बारीकी से देखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि शिक्षकों का स्थानांतरण सामान्यतः उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जा सकेगा। मतलब एक बार अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो सामान्य स्थिति में अगर आप दोबारा आवेदन करना चाहते हैं तो आपको उस विद्यालय में 5 वर्षों तक रुकना होगा, उसके बाद ही जाकर के आप दोबारा आवेदन के लिए, मतलब स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विशेष परिस्थिति में आते हैं, विशेष परिस्थिति में अगर हम लोग बात करें तो जैसे स्वास्थ्य कारण से हो गया, दिव्यांगता के कारण हो गया, पति पत्नी के कारण हो गया, या फिर कोई विभागीय रूप से, है ना, जरूरी लग गया, प्रशासनिक आधार पर हो गया, तो उस आधार पर जो है आपको ये 5 वर्षों की आवश्यकता नहीं है, वहां पे ये इससे आपको छूट रखा जाएगा। जो भी विशेष परिस्थिति वाले होंगे उनका जो है छूट दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी सवाल है कि सर 5 वर्ष जो आपका कहा जा रहा है, तो अभी जो लोग ट्रांसफर होकर के आए हैं उन लोगों का क्या होगा, जो जनवरी में आए हैं या जो अगस्त में आए हैं, इससे पहले जो ट्रांसफर हुआ है, किसी अन्य जिला में ट्रांसफर कर दिया गया है, क्या उन्हें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, जहां तक हमें लगता है, जहां तक मुझे जानकारी भी है कि उन्हें इस बार मौका मिलेगा, ठीक है। ये स्थानांतरण पॉलिसी अभी आई है, तो इसीलिए ये पॉलिसी सब पर लागू होगा, सबसे फॉर्म भरवाया जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा, और मौका देने के बाद वही स्थानांतरण अंक को लेकर ध्यान में रखा जाएगा, और स्थानांतरण अंक को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों का ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है, एक बार जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद जाकर के अगले वर्ष मतलब अगले वर्ष से उन सब चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के, जो अभी से ही सभी ग्रुप्स में लोग जो है अपना अपना म्यूचुअल खोजना शुरू कर दिए हैं। तो एक बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, और इसके बारे में आप लोग को पहले से भी जानकारी होगा कि जब भी म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन होगा तो दोनों ही पक्ष, एक पक्ष जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे और दूसरा पक्ष जो है इसे एक्सेप्ट करेंगे, और वो ओटीपी के माध्यम से होगा, आप लोगों को पता ही है। तो उसके बाद ही जाकर के जो है वो ट्रांसफर फाइल जो है उनका एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि दोनों का संवर्ग जो है वो सेम होना चाहिए, कोटि सेम होनी चाहिए, कक्षा सेम होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को कोटि या कक्षा बोले तो वही कि आप 6 to 8 के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप 6 to 8 के शिक्षक हो, प्लस में बीपीएससी वाले अगर बीपीएससी से करेंगे, विशिष्ट वाले विशिष्ट से करेंगे, इस प्रकार का होना चाहिए। दोनों ही शिक्षकों का जो विषय हो वो सामान्य होना चाहिए। तो ये सब के बारे में आप लोग को पहले भी है, अगर म्यूचुअल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक नया चीज जोड़ दिया गया है, गृह क्षेत्र संबंधित प्रतिबंधों का उल्लंघन ना हो। ये गृह क्षेत्र के बारे में आप लोग को जानकारी होगा ही कि महिला शिक्षकों को उनके पंचायत के भीतर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के भीतर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है जो आपके प्रखंड के भीतर है या आपके पंचायत का भीतर है, और वो उनके साथ अगर आप म्यूचुअल करवाना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं है, आपका म्यूचुअल जो है आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपका ट्रांसफर होगा तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही ट्रांसफर किए जाएंगे। और मानक मंडल के बारे में बार बार रिपीट हो रही है, तो इन बच्चों के बारे में जो बातें हैं वो, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम्म,
किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण सामान्य निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं किया जाएगा। अगर वही है कि यदि स्थानांतरण के फलस्वरूप विद्यालय में न्यूनतम निर्धारित शिक्षक की संख्या का मानक भंग हो जाए तो भी आपका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जो है यदि स्थानांतरण के फलस्वरूप विद्यालय में किसी आवश्यक विषय के शिक्षक का पद रिक्त हो गया हो तो भी आपका ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब अगर आप एक विषय के शिक्षक है, देखिए यहाँ पे 1 to 5 वाले के लिए तो आसानी है, लेकिन जो 6 to 12 में आते हैं उन लोगों के लिए समस्या का मतलब भरी है कि भाई चिंता का विषय है कि उनका ट्रांसफर कैसे होगा। कहने का मतलब है कि उनका एसएसटी का अगर कोई टीचर है या साइंस मैथ का टीचर है तो ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आता है, और इस परिस्थिति में अगर वो अकेले उस विद्यालय में है, वहां से अगर वो निकलेंगे तो फिर उस विद्यालय में तो वहां विषय की रिक्ति हो जाएगी ना। तो इस परिस्थिति में उनका ट्रांसफर कैसे होगा, तो जहां तक आप लोगों को अभी के लिए मैं बता दूं कि ट्रांसफर जो है ये जो प्रक्रिया है, यह कोई एक प्रक्रिया नहीं है। इसमें सामान्य ट्रांसफर है, उसके बाद विशेष ट्रांसफर है, उसके बाद आपका जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफर है, और उसके साथ ही साथ समायोजन की भी इसमें बात कही गई है। तो आप सभी का ट्रांसफर हो सकता है कि इस बार जो है सभी लोगों का ट्रांसफर कराया जाए और उसके बाद विभाग जिले के अंदर समायोजन करके उन रिक्तियों को भी भरने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, तभी जाकर के काम होगा। अगर ये चारों प्रक्रिया साथ साथ चलता है तभी जाकर के ये संभव है, अन्यथा फिर ये कोई भी लोगों को जो है बहुत ही कम लोगों का इससे फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो जहां तक हमें लगती है कि सभी लोगों को भी मौका मिलेगा, और मिलने के बाद लास्ट में क्या होगा कि समायोजन के माध्यम से शिक्षकों को वहां पे आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर जिला के अंदर या फिर आपके प्रखंड के अंदर समायोजन करके शिक्षकों को जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कमेटी के बारे में किसका ट्रांसफर कौन करेगा, इन सब चीजों के बारे में पता ही है कि जिला के अंदर अगर ट्रांसफर करना है तो जिला शिक्षा कमेटी, जो जिला कमेटी होगा वो करेगा, प्रमंडल के अंदर होगा तो प्रमंडल का कमेटी होगा वो करेगा, अगर जो है प्रमंडल के बाहर का ट्रांसफर होगा तो फिर वो राज्य स्तर से होगा। तो इन सभी के बारे में नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, समायोजन के बारे में वही बात बताया गया है कि देखा जाएगा कि विद्यालय में जो है वो शिक्षकों की अभाव अगर है तो उस परिस्थिति में जो है वहां पे विषय के अनुसार, रिक्तियों के अनुसार शिक्षकों का वहां पे समायोजन करा जाएगा, और ये आप आवेदन जो शुरुआत में आप करते हैं उसके तहत भी किया जाएगा, और विभाग ये अपने अनुसार भी आप सभी का कर सकता है समायोजन। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है ये दोनों परिस्थिति में हो सकता है। अगर आप वहां पे खुद भी जाना चाहते हैं तो भी तो ट्रांसफर के माध्यम से हो जाएगा। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं और फिर भी लेकिन अगर विभाग को लगता है कि वहां पे समायोजन करना चाहिए तो जिला के अंदर इस प्रकार के समायोजन का कार्य जो है वो किया ही जाएगा। ठीक है, इसमें वरीयता को ध्यान में रखा जाएगा। जो भी पहले से जो पोस्टेड है वहां पे तो नॉर्मल सी बात है, जो ज्यादा पुराने होंगे उनको अंक ज्यादा मिलेगा और उस अंक के आधार पर उनको पहले ट्रांसफर किया जाएगा, विशिष्ट वाले को पहले किया जाएगा। ठीक है, आपको बाद में, बीपीएससी वाले को बाद में किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद विशेष परिस्थिति के स्थानांतरण के बारे में आप सभी को पता ही है कि असाध्य रोग वाले, दिव्यांगता, पति पत्नी, ये लोग विशेष परिस्थिति में आते हैं। इन लोगों के लिए फायदे की बात यह है कि इन्हें फायदे और साथ ही साथ कुछ बातों को भी ध्यान में रखना है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक तो है कि इन पर 5 साल वाला जो कंडीशन है वो लागू नहीं होता। दूसरा बात यह है कि अगर पिछला बार बहुत सारे लोग जो है वो गलत दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवा करके अपना जो है ट्रांसफर ले लिए थे, तो इस बार ऐसा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो भी विभाग अथवा सक्षम पदाधिकारी होंगे वो उनके सर्टिफिकेट का जो है वो जांच करेंगे, और साथ ही साथ अगर गलत पाए जाते हैं तो उन पर विभागीय कार्यवाही भी होगा और उनका ट्रांसफर रद्द भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को जो है हमेशा से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इन पर एक चीज तो वो 5 साल वाला कंडीशन लागू नहीं होता है, और दूसरा कंडीशन कौन सा लागू नहीं होता है, तो ये यहाँ पे आती है। हम लोगों को नॉर्मली जनरल ट्रांसफर में ये बात को ध्यान में रखा जाएगा कि जो भी महिला शिक्षकों को उनके जो है अनुरोध पर उनके गृह प्रखंड में उनके गृह पंचायत और वार्ड छोड़ करके उनका जो है रिक्ति के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। और पुरुष शिक्षकों की अगर बात कर ले तो उनके जिला के अंदर में उनका सिर्फ अपना प्रखंड छोड़कर, गृह प्रखंड छोड़कर अपना उनका जो है रिक्ति के आधार पर उनका ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, और ये प्रावधान जो है ये प्रावधान सभी पर लागू होगा, सामान्य स्थानांतरण पर भी, पारस्परिक स्थानांतरण पर भी, अनुरोध आधारित स्थानांतरण पर भी, अनुरोध करते हैं आप ग्रीवांस वगैरह होता है ना उस पर भी, और ये तीनों पर लागू होगा। लेकिन गंभीर चिकित्सा स्थिति है ना, तो अगर बीमार वगैरह या विशेष परिस्थिति वाली जो बात है उस पर ये नहीं होगा। मतलब अगर कोई विशेष परिस्थिति में आते हैं तो उन्हें उनके पंचायत में, उनके प्रखंड में जो है ट्रांसफर दिया जा सकता है। इस पर विभाग निर्णय लेगी और निर्णय लेकर के अगर जरूरत होगा तो उन्हें वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। सामान्य सिद्धांत के बारे में आप लोगों को पता ही है कि रिक्ति आधारित होगी, बच्चों को ध्यान में रख करके होगा, कोई भी शिक्षक विहीन विद्यालय ना हो जाए, इन सब चीजों को
ध्यान में रखना है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर कोई शिक्षक जो है वहां पे अगर विद्यालय विभाग को ऐसा लगे कि विद्यालय में वही समायोजन वाली बात आ गई, अगर विभाग को लगे कि वहां पे शिक्षकों की आवश्यकता है, न्यूनतम शिक्षक से कम शिक्षकों की पदस्थापन है ना, कार्यरत है, तो वहां पे आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात को देखा जाएगा, उसके बाद वहां पे ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर अतिरिक्त शिक्षक है तो भी उनका ट्रांसफर किया जाएगा। किसी विषय शिक्षक अनुपलब्धता है तो भी ट्रांसफर किया जा सकता है। कोई वित्तीय अनियमितता है, अनुशासनहीनता है, ठीक है, पठन पाठन में रुचि नहीं ले रहे हैं, लेट से विद्यालय जा रहे हैं, शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं, विद्यार्थियों को परेशान कर रहे हैं, विद्यालय संचालन में गलती कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपका प्रशासनिक स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप पर जब भी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी तो उस परिस्थिति में आपको 7 दिनों का मौका दिया जाएगा, अपना 1 सप्ताह का मौका दिया जाएगा अपना स्पष्टीकरण देने के लिए। और अगर संतोषजनक उत्तर नहीं रहा तो फिर आपका जो है वो द्वारा प्रखंड और जिला स्थानांतरण की कार्रवाई की जा सकेगी। ठीक है, मतलब आपको जिला में भी कहीं भी भेजा जा सकता है। इन सभी चीजों को यहाँ पे बातें कही गई है। ठीक है, और प्रतिनियुक्ति, जो पहले प्रतिनियुक्ति होता था वो प्रतिनियुक्ति अब नहीं होगा, समायोजन होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब ये कमेटी के बारे में है, जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे, तो ये सभी नॉर्मल सी बातें हैं, कौन कौन क्या होंगे इनसे अपने लोग को विशेष कोई लेना देना रहता नहीं है। स्थापना समिति के कर्तव्य उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके करेंगे। ठीक है, जो मोटा मोटी बातें जो अब इसमें निष्कर्ष यही निकल करके आती है कि सभी बातों को मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता ही दिया है। निष्कर्ष यही है कि जो पहले से ट्रांसफर हो गया है, क्या उन लोगों को मौका मिलेगा? तो हाँ, उन लोगों को इस नियमावली के तहत जो है मौका मिलेगा, सभी लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन इसके बाद ट्रांसफर का जो भी आएगा अगले वर्ष से, तो उस पर जो है ध्यान दिया जाएगा। ये पहला बार है तो पहला बार में हो सकता है कि सभी को मौका मिले। दूसरी बात कि जितने भी म्यूचुअल को लेकर के जो परेशान है, तो रिक्तियों को लेकर के परेशान है कि सर हमारे यहाँ पे रिक्तियों को लेकर के क्या है, तो जो भी अगर म्यूचुअल ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो उनको तो कोई रिक्ति उक्ति को लेकर के टेंशन है नहीं, क्योंकि एक विषय के शिक्षक जाएंगे, दूसरे विषय का शिक्षक जो है वहाँ पे आएंगे, तो वहाँ पे मानक मंडल कोई दिक्कत होता भी नहीं है। तो इस परिस्थिति में जो है म्यूचुअल वाले को विशेष परेशानी नहीं होगी। तो यही बात है टोटल कुल मिला करके। ऐसा है कि ये स्थानांतरण पॉलिसी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें उन सब चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ऐसा ना हो कि जो 5 वर्षों वाला जो कंडीशन है वो अभी लागू कर दिया जाए, जो कि उसका संभावना बहुत ही कम है, ना के बराबर है। 5 वर्षों वाली कंडीशन अभी लागू नहीं होगा, अभी सभी लोगों को मौका दिया जाएगा। जिला के अंदर सभी लोगों का, जैसे अभी जिला के अंदर स्थानांतरण चाह रहे हो या जिला के बाहर स्थानांतरण चाह रहे हो, सभी लोगों के लिए पोर्टल अभी खोली जाएगी, सभी लोगों से आवेदन लिए जाएंगे और सभी लोगों का जो है ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया सभी के लिए दूरी के आधार पर भी होगा, जो विशेष परिस्थिति है उसके आधार पर भी होगा, म्यूचुअल ट्रांसफर के आधार पर भी होगा। सभी के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया आई है अब एक एक करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सारा जो है पोर्टल जो है वो एक साथ खुल जाए, हो सकता है विधिवत तरीके से एक एक करके किया जाए। ठीक है, और इसको लेकर के विभाग की तरफ से अभी डिटेल्ड गाइडलाइन जो है वो आना है, वो आ जाता है आप सभी के बीच, तो फिर डिटेल में जो है हम फिर एक बार जो है उसका चर्चा करेंगे। अभी इसको समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सारे डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है, कोई सवाल अगर बच गया हो, छूट गया हो, तो आप लोग कमेंट करेंगे। अगर हो सके तो मैं कमेंट के माध्यम से ही उसको समझा देने का कोशिश करूं। अगर नहीं समझा पाएंगे तो फिर अगला वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच जल्द ही उन सभी सवालों का जवाब मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।